देखा गया है कि इकोनॉमिक्स में चुनाव की समस्या अलग है और राजनीति विज्ञान में चुनाव की समस्या अलग है। ठीक है, राजनीति विज्ञान में जब हम चुनाव की बात करते हैं तो वो इलेक्शन की बात होती है, और जब हम इकोनॉमिक्स में चुनाव की बात करते हैं तो हम इलेक्शन की बात नहीं बल्कि चॉइसेस की बात कर रहे होते हैं। तो चुनाव की समस्या को चयन की समस्या भी लिखा हो सकता है। चयन की समस्या, चुनाव की समस्या, ये वास्तव में चॉइस की समस्या होती है। इसका राजनीति विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो हम बात करते हैं कि चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। सीमित साधनों के कारण, असीमित आवश्यकताओं के कारण, उपरोक्त दोनों के कारण, या फिर उपरोक्त में कोई भी नहीं। देखिए, चुनाव की समस्या या चयन की समस्या या फिर जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ये इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास साधन कम होते हैं और उन कम साधनों से हमें ज़्यादा यानी अधिक ज़रूरतों को पूरा करना होता है, अधिक ज़रूरतों को संतुष्ट करना होता है। तो इसमें इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, साधन कम है, मान लीजिए साधन है हमारे पास 1000 रुपये के बराबर, इसको मान लेते हैं। और जो ज़रूरतें मान लीजिए 1000 रुपये से अधिक के बराबर हैं। ज़रूरतें हमारी सपोज 2000 रुपये के बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, हमें, क्योंकि साधन कम है और साधनों से ही आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो हम आवश्यकताओं को कुछ प्राथमिकताओं के आधार पर उनको लिस्ट बना लेते हैं, है ना। आवश्यकता एक, जो सबसे अधिक ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता है, जिसको सबसे पहले पूरा किया जाना है, उसे आवश्यकता एक कह देते हैं, नीड वन। फिर आवश्यकता दो, है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी सभी आवश्यकताओं की एक लिस्ट बनाते हैं। कोई भी उपभोक्ता ऐसा करता है या कोई भी आर्थिक एजेंट ऐसा करता है कि साधन कम होने के कारण सभी ज़रूरतों को पूरा करना संभव नहीं होता है, इसलिए वह अपनी आवश्यकताओं की एक लिस्ट बनाता है प्राथमिकता के आधार पर। तो जो आवश्यकता 1 है, आवश्यकता 2 है, कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा किया जाना है और किस आवश्यकता को बाद में पूरा किया जाना है, इसी को हम कहते हैं चॉइसेज। आवश्यकता 1 हमारी पहली चॉइस है, आवश्यकता 2 दूसरी चॉइस है, 3 तीसरी चॉइस है। इसी प्रकार अगर हम जो है नीड n लिख दें तो n आवश्यकताएं हो जाएंगी। तो इनमें से कौन सी आवश्यकता को, किस आवश्यकता को पहले पूरा किया जाना है, वास्तव में यही हमारी चयन की समस्या है। यानी किस आवश्यकताओं को पहले संतुष्ट करना है, किस आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए पहले चयन करना है, इसी को हम चुनाव की समस्या कहते हैं। ठीक है, चयन की समस्या कहते हैं। और यह क्यों उत्पन्न होती है, अभी हमने कहा कि साधन कम हैं और ज़रूरतें अधिक हैं। तो यहाँ पर जो हम इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं साधन कम को कहा जाता है सीमित साधनों के कारण। यानी सीमित साधनों के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं, मान लीजिए 2000 रुपये की आवश्यकताएं हैं, अगर साधन भी 2000 रुपये के बराबर होते, हमारे पास उपलब्ध होते, तो फिर हमें चुनाव की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। ठीक है। और जब हम कहते हैं कि साधन कम है ज़रूरतों से, तो इसका मतलब साधन सीमित है, इसका मतलब यही होता है। और जब हम कहते हैं कि ज़रूरतें अधिक हैं, साधन कम हैं, तो हम उसी बात को हम कह देते हैं असीमित आवश्यकताएं हैं। तो दोनों कारण, सीमित साधनों के कारण और असीमित आवश्यकताओं के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए हमारा जो सही विकल्प है, सही उत्तर है, वो है नंबर 3 पर, उपरोक्त दोनों के कारण। उपरोक्त दोनों मतलब नंबर 1 पर हमने जो लिखा है और नंबर 2 पे जो हमने लिखा है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों के कारण। यानी सीमित साधनों के कारण और असीमित आवश्यकताओं के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उपभोक्ता वस्तुओं के उसी बंडल को खरीद सकता है जिसकी बाजार कीमत उपभोक्ता के बजट के बराबर या उससे कम होती है। इस शर्त को कहा जाता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दो बातें हो रही है। एक तो हो रही है वस्तुओं के बंडल की बातें हो रही है। कुछ बंडल हैं, वस्तुओं के उसी बंडल को खरीद सकता है, यानी कुछ बंडल को खरीद सकता है, कुछ बंडलों को नहीं खरीद सकता, ऐसा मैसेज यहाँ पर मिल रहा है।
और ऐसा क्यों है? क्योंकि उपभोक्ता का बजट उसको कभी अलाउ करता है और कभी नहीं करता है। उदाहरण के लिए हम कुछ बंडल ले लेते हैं और उन बंडल्स की प्राइस भी देख लेते हैं। बंडल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इनकी जो प्राइस है, मान लीजिए पहले बंडल की कीमत सब कुछ 100 रुपये है, दूसरे की 120 है, तीसरे की 130 रुपये है, और जो चौथा बंडल है सपोज उसकी 150 रुपये उसकी कीमत है। यहाँ पर बंडल लिखे हैं हमने और बंडल की प्राइस लिखी है, ठीक है। अब उपभोक्ता इन बंडलों में से, बंडल का मतलब है दो वस्तुओं के कोई भी संयोग, x1 x2, x1 एक वस्तु है, x2 दूसरी वस्तु है, दोनों वस्तुओं की जितनी मात्राएं एक पैकेट में हैं या एक पैकेट में है, एक बंडल में है, उसको हम बंडल 1 कहेंगे। दूसरा भी बंडल है x1 और x2 का, उसमें जितनी मात्रा है उसको हम बंडल 2 कहेंगे। इसी तरीके से x1 और x2 की अलग अलग मात्राओं का एक बंडल और है, उसको हम बंडल 3 कह देते हैं। इसको हम बिल्कुल ऐसे समझेंगे, मान लीजिए दो वस्तु हैं, पेन और दूसरी वस्तु है मान लेते हैं पेपर, ठीक है। एक बंडल में हमें मिल रहा है एक पेन प्लस 1 पेपर, दूसरा बंडल है उसमें एक पेन है प्लस 2 पेपर है। तो ये पहला बंडल है 1 पेन प्लस 1 पेपर का, यानी पहले बंडल में एक पेन है और एक पेपर है, दूसरे बंडल में एक पेन है, 2 पेपर हैं। इसी प्रकार तीसरे बंडल में 2 पेन्स हैं और प्लस 2 पेपर हैं। यह हम एग्जाम्पल, एक काल्पनिक उदाहरण है। तो इस तरीके से हम अलग अलग वस्तुओं, दो वस्तुओं के अलग अलग बंडल देख सकते हैं जो बाजार में उपलब्ध है, ठीक है। और इन सभी बंडल्स की कीमत अलग अलग है जो हमने यहाँ पे मान ली है। पहले बंडल की कीमत 100 रुपया, दूसरे की 120, तीसरे की 130 और चौथे की 150। अब उपभोक्ता किस बंडल को खरीद पाएगा, इन चारों बंडल्स में से किस बंडल को खरीद पाएगा या किसको नहीं खरीदता है, ये उसकी बजट पर निर्भर करता है। अगर उपभोक्ता का बजट सिर्फ 130 रुपये है तो हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता पहले बंडल को भी खरीद सकता है, पहला बंडल उसकी पहुंच में है। दूसरा बंडल जो 120 रुपये का है यह भी उपभोक्ता की पहुंच में है। तीसरा बंडल है जो 130 रुपये का, यह भी उपभोक्ता की पहुंच में है। और जो चौथा बंडल है जिसकी कीमत 150 रुपये है, ये उपभोक्ता की पहुंच में ये बंडल नहीं है। तो अब ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक उपभोक्ता वस्तुओं के उसी बंडल को खरीद सकता है जिसकी बाजार कीमत उपभोक्ता के बजट के बराबर या उससे कम होती है। उपभोक्ता का बजट 130 रुपये है, जिस बंडल की कीमत 130 रुपये या 130 रुपये से कम है, उपभोक्ता सिर्फ उसी बंडल को खरीद सकता है। उसके अलावा अन्य बंडलों को, यानी जिस बंडल की कीमत उपभोक्ता के बजट से अधिक है, उसको उपभोक्ता नहीं खरीद सकता है। इस शर्त को हम कहते हैं बजट प्रतिबंध। यानी हमारा जो तीसरा विकल्प है वह सही उत्तर है। तो आप जो बजट प्रतिबंध किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, बजट प्रतिबंध की परिभाषा दीजिए या बजट प्रतिबंध किसे कहते हैं। तब आप इसी प्रश्न को बजट प्रतिबंध के रूप में की परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि बजट प्रतिबंध एक तरह की शर्त है जिसके अनुसार एक उपभोक्ता वस्तुओं के उसी बंडल को खरीद सकता है जिसकी बाजार कीमत उपभोक्ता के बजट के बराबर या उससे कम होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की 10 इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत ₹70 है, इसकी औसत लागत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वस्तु की इकाइयाँ, यानी वस्तु की कितनी इकाइयाँ हैं। जब भी वस्तु की इकाइयाँ लिखा जाएगा तो हम उसको लिख देंगे n बराबर है 10। कुल लागत यहाँ पर दिया गया है, कुल लागत का मतलब है टोटल कॉस्ट, ये है ₹70। और औसत लागत ज्ञात कीजिए, यानी प्रश्न है कि औसत लागत कितनी होगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जब भी औसत मूल्य किसी भी, चाहे औसत लागत है, औसत संप्राप्ति है या किसी भी मूल्य का अगर औसत ज्ञात किया जाता है तो आप करते क्या हैं,
टोटल कॉस्ट को, उसकी टोटल वैल्यू को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स n। टोटल कॉस्ट हमारा है 70 और n है 10। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7। तो एवरेज कॉस्ट हो जाएगा ₹7। जो पहला है 700 लिखा है, यह गलत है। ये सिर्फ यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज करने के लिए, जिसको ठीक से पता नहीं होगा औसत लागत का कंसेप्ट कि औसत लागत कैसे पता की जाती है, हो सकता है वो 70 गुणा 10 लिख ले, है ना, और कहेगा, सोचेगा भाई 70 गुणा 10 करके 700 आ रहा है, तो यही सही उत्तर है। कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है कहेगा भाई क्वेश्चन में 70 दिया गया है, यही औसत लागत हो सकती है, जिसे कंसेप्ट पता नहीं है 70 को भी सही मान सकता है। और 10 भी लिखा हुआ है, चौथा विकल्प हमारा जो है ₹10, तो ये 10 भी यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यानी जिस स्टूडेंट को या जिस किसी भी बच्चे को औसत लागत का कंसेप्ट पता नहीं होगा, वो कंफ्यूज होकर पहले, दूसरे और चौथे किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी विकल्प को सही कर सकता है, जो कि गलत होगा। ठीक है, सही मान सकता है लेकिन वो गलत आंसर है। जो सही उत्तर है वो है एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय n, जो वैल्यू आ रही है 70 डिवाइडेड बाय 10 करके 7। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पाधिकार किस बाजार का एक रूप है? देखिए, बाजार के हमें पता है कि 3 प्रकार होते हैं। एक को हम एकाधिकार बाजार, एकाधिकारी बाजार होना चाहिए था इसको, एकाधिकारी बाजार, दूसरा अपूर्ण प्रतियोगी बाजार और तीसरा है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। इसमें पूर्ण प्रतियोगी बाजार को प्रतिस्पर्धी, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार भी कहते हैं, प्रतिस्पर्धी बाजार भी कहा जाता है। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार को अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, और दूसरा नाम है इसका एकाधिकारिक, इसका दूसरा नाम है एकाधिकारिक बाजार। इसको एकाधिकारिक बाजार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एकाधिकार की प्रवृत्ति तो पाई जाती है लेकिन प्रतियोगिता भी होती है, इसलिए एकाधिकारिक हो जाता है। इसमें प्रतियोगिता होती है लेकिन उतनी प्रतियोगिता नहीं होती है जितनी कि पूर्ण प्रतियोगिता में होती है, इसलिए इसको अपूर्ण प्रतियोगी बाजार भी कहते हैं। दोनों नाम एक ही बाजार के हैं। एकाधिकारी बाजार का मतलब जिसमें एक ही सेलर होता है, एक ही विक्रेता होता है, उसे हम कहते हैं एकाधिकारी बाजार। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में 2 या 2 से ज़्यादा विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में इन्फिनिट सेलर्स होते हैं, है ना, असंख्य, इन्फिनिट नहीं कहेंगे, असंख्य सेलर्स होते हैं, विक्रेता होते हैं। ठीक है। प्रश्न है हमारा, अल्पाधिकार किसे कहते हैं? जो अल्पाधिकार होता है इसमें भी विक्रेताओं की संख्या 2 से अधिक होती है लेकिन बहुत अधिक नहीं होती है। तो जो अल्पाधिकारी बाजार है या जो अल्पाधिकार है, यह वास्तव में अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का ही एक रूप है। तो इसको हम, जो विकल्प 2 है, यह हमारा सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न, मांग संकुचन किसे कहते हैं? देखिए, जो ये प्रश्न है इसका ये कंसेप्ट मांग में परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। मांग में होने वाले परिवर्तन कुछ कारणों से होते हैं। मांग में जो परिवर्तन होते हैं वो कुछ कारणों से होते हैं और उन कारणों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक में हम कीमत के कारण होने वाले परिवर्तन की बात करते हैं और दूसरा वर्ग है उसमें हम कीमत के अलावा अन्य कारणों से, या इसको सीधे सीधे भी लिख सकते हैं हम, अन्य कारणों से, कीमत के अलावा अन्य कारणों से भी कीमत मांग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। तो जो कीमत के कारण जब मांग में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग मात्रा में परिवर्तन, या इसी का दूसरा नाम है मांग वक्र पर संचलन, मांग वक्र पर संचलन।
और जब कीमत के अलावा अन्य कारणों से जब मांग में परिवर्तन होता है तो उससे हम कहते हैं मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन। और इसी को दूसरा नाम इसका बोला जाता है मांग वक्र में शिफ्ट। ठीक है। अब देखिए यह परिवर्तन की बात हो रही है। जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, या तो कमी होगी, परिवर्तन या तो कमी के रूप में होगा या फिर वृद्धि के रूप में होगा। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, मांग में परिवर्तन किस कारण से हो रहा है, कीमत के कारण हो रहा है। अगर कीमत के कारण मांग में कमी होती है तो उसी को हम कहते हैं मांग संकुचन। और जब कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं मांग में विस्तार या मांग विस्तार। हमारा प्रश्न है कि मांग संकुचन किसे कहते हैं। तो हमारा जो ये इसकी हम बात करेंगे, मांग में कीमत के कारण होने वाले परिवर्तन को मांग मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है, और मांग मात्रा में होने वाली कमी को हम मांग में संकुचन या मांग संकुचन कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है, मांग का नियम कहता है कि कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। ठीक है। तो हम लिखेंगे वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उसकी मांग में होने वाली कमी को मांग में संकुचन या मांग संकुचन कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार कीमत में होने वाली कमी के कारण उसकी वस्तु की मांग में होने वाली वृद्धि को मांग में विस्तार कहते हैं। ठीक है। अब यहीं पे हम इसको भी समझ लेते हैं कि कीमत के अलावा अन्य कारणों से जब मांग में परिवर्तन होता है उसे हम मांग वक्र में शिफ्ट कहते हैं। इसमें जो वृद्धि होती है उसे मांग में वृद्धि कहते हैं, उसे कहते हैं मांग में वृद्धि। और यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अन्य कारणों से जब मांग में कमी होती, किसी वस्तु की मांग में कमी होती है तो उसे कहा जाता है मांग में कमी। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो इससे संबंधित है, मांग संकुचन से संबंधित। तो हम इसी को ध्यान रखेंगे और बाकी कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, परिवर्ती लागत किसे कहते हैं। देखिए जब उत्पादन फलन जब काम करता है, उत्पादन फलन में दो तरह के साधन होते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन में, खासकर अल्पकालीन उत्पादन फलन में दो तरह के साधन होते हैं। एक परिवर्ती साधन होता है और दूसरा स्थिर साधन होता है। ठीक है। जो लागत की जो परिभाषा है, अगर हम सिर्फ लागत को परिभाषित करेंगे तो ये जो साधनों की कीमत होती है ना, साधनों की कीमत या साधनों पर व्यय जो किया जाता है उसी को हम लागत कहते हैं। ठीक है। अब साधन परिवर्ती साधन है तो परिवर्ती साधनों पर जो व्यय किया जाता है, परिवर्ती साधन पर किया गया व्यय, साधन जो परिवर्ती हैं उन पर किया गया व्यय परिवर्ती लागत कहलाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह, अगर श्रम अगर परिवर्ती साधन है और भूमि अगर स्थिर साधन है तो हम कहेंगे भूमि पर मान लीजिए 1000 रुपये व्यय हुआ है और साधन श्रम पर मान लीजिए 1500 रुपये व्यय हुआ है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो परिवर्ती लागत है उत्पादन की वो 1500 रुपये है, क्योंकि श्रम एक परिवर्ती लागत है। हम यहाँ पर ऐसा मानकर चल रहे हैं। ठीक है। तो परिवर्ती लागत किसे कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन में परिवर्ती साधनों पर किया गया व्यय परिवर्ती लागत कहलाता है। अगला प्रश्न, लाभ अधिकतमीकरण की एक शर्त लिखिए। देखिए जो लाभ अधिकतमीकरण का जो विचार है ये उत्पादक के संतुलन से संबंधित है ना। उत्पादक किस बिंदु पर संतुलन में होता है यह इसकी बात करता है। हम लोग जानते हैं
कि किसी भी उत्पादक का जो उद्देश्य होता है वो अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। जिस प्रकार एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने उपभोग को, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है, बिल्कुल उसी प्रकार उत्पादक का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। ठीक है। अगर उत्पादक का लाभ अधिकतम होता है किसी बिंदु पर, तो वही बिंदु उत्पादक का संतुलन कहा जाता है। ठीक है, संतुलन का बिंदु होता है। अभी उत्पादक का जो संतुलन बिंदु होता है, ये कैसे तय होता है, इसकी जो है कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों के बारे में हम बात करेंगे। और जो प्रश्न है कि उन शर्तों में से किसी एक शर्त को लिखने की बात कर रहा है प्रश्न, तो हम सभी शर्तों की बात करेंगे। इसमें हमारे कुछ और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो हम यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को एक साथ डिस्कस करते हैं। होता क्या है, देखिए, 3 तरह के बाजार होते हैं। एक होता है प्रतियोगी बाजार, जिसे हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। दूसरा जो बाजार होता है उसको हम एकाधिकारी बाजार कहते हैं। एकाधिकारी बाजार, मोनोपोली। और एक तीसरा बाजार होता है जिसको हम एकाधिकारिक बाजार कहते हैं। शर्तें सब में एक ही होती हैं। सभी प्रकार की बाजार में जो उत्पादक के संतुलन की शर्त होती है, लाभ अधिकतमीकरण की जो शर्त होती है, वो एक ही होती है। लेकिन हम फिर भी यहाँ पर सभी की बात कर लेते हैं। ठीक है। होता क्या है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की हम पहले बात करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ठीक है। कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स और वाई एक्सिस वाला जो डायग्राम बनता है, उसको एक्स और वाई एक्सिस को ही कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। वाई एक्सिस पर हम शो करेंगे लागत और आगम। आगम को संप्राप्ति कहते हैं, आय भी कहा जाता है। और एक्स एक्सिस पर हम शो करते हैं मात्रा, वस्तु की मात्रा, है ना, यूनिट। अब जो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं औसत संप्राप्ति वक्र। और जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है, इसमें औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति, यानी AR एवरेज रेवेन्यू, MR मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत संप्राप्ति और एवरेज रेवेन्यू औसत संप्राप्ति। ठीक है। इसका जो कर्व होता है, जो वक्र होता है, वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के समांतर होता है, इस तरीके से। तो ये जो है औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति वक्र होता है। अब जो लाभ अधिकतमीकरण की जो शर्त है, इसकी पहली शर्त ये है कि यहाँ पर MC बराबर MR होना चाहिए। ये पहली शर्त है इसकी, लाभ अधिकतमीकरण की शर्त 1। ठीक है। ऐसे दूसरी शर्त होती है। दूसरी शर्त क्या होती है, जिस बिंदु पर MC बराबर MR है, उसके दाईं ओर, है ना, यानी पहली शर्त के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब अगर मात्रा बढ़ाई जाती है तो दाईं ओर सीमांत संप्राप्ति, सीमांत लागत सीमांत संप्राप्ति से अधिक होनी चाहिए। MC मोर देन MR। 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है MC बराबर MR होने चाहिए किसी बिंदु पर। जिस बिंदु पर MC बराबर MR होगा वहां संतुलन होगा। लेकिन ये अकेली शर्त नहीं है ना। तो अभी हम देखते हैं इसको ऐसा क्यों होता है। और दूसरी शर्त ये है, दोनों शर्तें जब सेटिस्फाई होंगी तभी लाभ अधिकतमीकरण होगा। एक शर्त से लाभ अधिकतमीकरण नहीं होता है। ठीक है। तो लाभ अधिकतमीकरण की एक शर्त लिखिए, अगर क्वेश्चन आता है आप दोनों शर्तों में से किसी एक को लिख सकते हैं। दूसरी शर्त को लिखेंगे तो ज़्यादा सही आपका उत्तर होगा। वैसे शर्त पहली भी ठीक है, लेकिन पहली अधूरी है। क्यों अधूरी है उसकी बात अभी करेंगे। पहले हम दोनों शर्तों की बात कर लेते हैं। पहली शर्त है MC बराबर MR होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि जिस बिंदु पर MC बराबर MR है, उसके दाईं ओर MC मोर देन MR होना चाहिए। ये 2 शर्तें हैं। ठीक है। ऐसा क्यों है, हम इसकी बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सीमांत लागत वक्र किस आकार का होता है। सीमांत लागत वक्र U आकार का होता है। हमने लिखा है Y एक्सिस पर लागत और आगम दोनों दिखाए गए हैं। तो सीमांत लागत वक्र को हम इस तरीके से यहाँ पर बना देते हैं MC, है ना।
अब देखिए ये दोनों चीज़ें हो गई हमारे पास, एम सी बराबर एम आर, जो ये रेखा है एक्स एक्स के समांतर है, ये एम आर कर्व है, और जो यू आकार का है ये एम सी कर्व है। ठीक, अब पहली शर्त क्या है, एम सी बराबर एम आर होना चाहिए। एम सी बराबर एम आर देखिए कौन से बिंदु पर है, जिस बिंदु पर एम सी कर्व एम आर को काटता है वही बिंदु एम सी बराबर एम आर होता है। एक पॉइंट तो ये है, इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट ए लिखें, नहीं कुछ और, हमने ए आर लिखा है ऑलरेडी, तो हम इसको ए लिखने की बजाय हम इसको लिख लेते हैं पॉइंट एम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, एक पॉइंट और है जहाँ पर एम सी एम आर को काट रहा है, इसको हम एन लिख लेते हैं। तो दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर एम सी बराबर एम आर है, तो दोनों बिंदुओं पर संतुलन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि दोनों एम सी बराबर एम आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन भी और एम भी, एम सी बराबर एम आर। ठीक है, लेकिन ये जो है होता है कि किसी भी उत्पादक का संतुलन दो बिंदुओं पर नहीं होगा, किसी एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है, अब कौन सा होगा, एन होगा या एम होगा, इसकी हम जो है बात करेंगे दूसरी शर्त से, हमको इसका पता चलेगा। दूसरी शर्त में क्या लिखा है कि जिस बिंदु पर एम सी बराबर एम आर है उसके दाईं ओर, एम सी बराबर एम आर एन पर भी है इसके दाईं ओर, और एम पर भी है इसके दाईं ओर, यानी दो कंडीशन है। ठीक है, दोनों में एम सी बराबर एम सी मोर देन एम आर है या नहीं है। अब पहले में क्या है देखिए, मान लीजिए हम इस बिंदु को लेते हैं दाईं ओर, इस यहाँ पे कोई पॉइंट है, इससे हम सीधे रेखा डालेंगे ऊपर की ओर, तो ये जो है एम सी इतना हो जाएगा, और एम आर के लिए जो है यहाँ तक जाना पड़ेगा, यानी ये एम आर लेवल है। यानी इस पॉइंट पर एम आर मोर देन एम सी है ना, कौन से पॉइंट पर, एन के दाईं ओर। ठीक, अब देखते हैं एम के दाईं ओर क्या स्थिति है। एम के दाईं ओर हम एम पॉइंट यहाँ पे है, इसके दाईं ओर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट से शुरू करते हैं, देखते हैं इस पॉइंट से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पर है एम आर, क्योंकि एम आर कर्व को टच कर लिया, और ऊपर जाएंगे तो इस पॉइंट पर कहीं है एम सी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एम सी ज़्यादा है एम आर कम है, तो जो एम के दाईं ओर अगर हम देखें यहाँ पर कहीं पर भी, तो एम सी मोर देन एम आर है। ठीक, अब देखिए ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसमें दोनों शर्त जो है सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी, पहली वाली शर्त है एम सी बराबर एम आर, एम पॉइंट पर है, ठीक है, और दूसरी शर्त है कि इसके दाईं ओर हम कितना भी दाईं ओर चले जाएंगे तो एम सी हमेशा ज़्यादा होगा एम आर से। तो दोनों शर्त जो है सेटिस्फाई हो रही हैं। तो लाभ अधिकतमीकरण की शर्त यह है कि एम सी बराबर एम आर होना चाहिए। दूसरी शर्त है जिस बिंदु पर एम सी बराबर एम आर है उस बिंदु के दाईं ओर, यानी उस बिंदु के बाद भी उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर जो सीमांत लागत है वो सीमांत संप्राप्ति से ज़्यादा हो जानी चाहिए। इस तरीके से जो एम पॉइंट है यही हमारे लाभ अधिकतमीकरण का बिंदु बन जाता है। ठीक है, तो लाभ अधिकतमीकरण की दो शर्तें हैं, इन दोनों शर्तों में से आप किसी एक शर्त को लिख सकते हैं, वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं एकाधिकारी बाजार में ऐसा क्या होता है। एकाधिकारी बाजार में भी यही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो डायग्राम होता है वो बदल जाता है। कैसे बदलता देखते हैं, एक्स और वाई एक्सिस ऐसे ही बनी रहेंगी, वाई एक्सिस पर लागत और आगम लिखा जाता है, एक्स एक्सिस पर मात्रा लिखा जाता है। यहाँ पर जो ए आर और एम आर, जैसा हमने यहाँ देखा था प्रतियोगी बाजार में देखा था कि एम आर और ए आर एक ही रेखा थी, यहाँ पर एक नहीं होंगी बल्कि दो हो जाती है। इस तरीके से जो रेखा ऊपर की ओर है या दाईं ओर है इसको हम लिखते हैं ए आर, और जो अंदर की ओर है इसको हम लिखते हैं एम आर। ठीक है, ये रेखा बिल्कुल ज़्यादा ढाल सीधी हो गई है, इसको एकदम सीधा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ढाल के साथ इस तरीके से। ठीक है, और यहीं पर जो हम सीमांत लागत वक्र बना देंगे ऐसे, ये
तो यहाँ पर भी संतुलन का बिंदु कौन सा होगा, MC बराबर MR यहाँ पर है, और इसके अलावा कहीं पर MC MR को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर दूसरी शर्त पर जाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही बिंदु जो है हमारे संतुलन का बिंदु बन जाता है। ठीक है। एकाधिकारिक बाजार में क्या होता है, इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। एकाधिकारिक बाजार का डायग्राम भी सेम एकाधिकारी जैसा होता है, लेकिन थोड़े से अंतर के साथ। अंतर क्या होता है इसको मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर जो ढाल होता है एवरेज रेवेन्यू का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। देखिए एकाधिकारी बाजार में ये रेखा ज़्यादा खड़ी है, और यहाँ पर जो है थोड़ी तिरछी हो जाएगी, बिल्कुल तिरछी नहीं होगी जैसे कि पूर्ण प्रतियोगी में थी। यहाँ पर बिल्कुल तिरछी रेखा थी, ऐसी नहीं होगी, थोड़ी सी ढाल के साथ होगी, लेकिन ढाल उतना नहीं होगा जितना कि एकाधिकारी बाजार में है। और जो MR है ये थोड़ा सा इस तरीके से, इन दोनों के बीच का गैप, जो ये गैप है, ये इस गैप से ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर भी जो सीमांत लागत वक्र है वो इस तरीके से बन सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, है ना। लेकिन शर्त वही है कि उसके बाद जिस बिंदु पर बराबर हैं उसके बाद MC बराबर MR नहीं, दाईं ओर जाने पर, उस संतुलन के बिंदु से दाईं ओर जाने पर MC मोर देन MR होना चाहिए। यहाँ पर हम सीमांत लागत वक्र U आकार का होता है, ऐसे बना लेंगे, है ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर MC बराबर MR है, तो यही बिंदु जो है हमारे संतुलन का बिंदु हो जाता है। यानी उत्पादक जो है वो इतनी मात्रा का उत्पादन करेगा, है ना। ऐसे ही एकाधिकारी बाजार में भी यहाँ पे N लिख लेते हैं, इतनी मात्रा का उत्पादन करेगा। और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में हमने यहाँ पे M पॉइंट लिया था, तो इसको M ही लिख लेते हैं, तो इतनी मात्रा का उत्पादन करेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी बाजार में उत्पादक के संतुलन की शर्तों को देख सकते हैं, और उसका डायग्राम तीनों अलग अलग बाजार में अलग तरीके से बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार संतुलन को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, 1 नंबर में आने की संभावना इसकी काफ़ी अधिक है। X और Y दो एक्सिस होती हैं। यहाँ पर Y एक्सिस पर प्राइस लिखी जाती है, कीमत, और X एक्सिस पर डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति दोनों लिखे जाते हैं। ठीक है। और इस पर हम X बना लेते हैं इस तरीके से। X की जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं सप्लाई, पूर्ति वक्र, और जो ये वाली रेखा है इसको लिखते हैं हम मांग वक्र, डिमांड। जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, काटते हैं, क्रॉस करते हैं, उसको हम E लिख लेते हैं, और यही बिंदु जो है बाजार संतुलन का होता है। इसी को हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम या बाजार संतुलन। ठीक है। और यहाँ से एक सीधी रेखा अगर हम नीचे इस वक्र पर लाएंगे, ये मात्रा वक्र होती है, X को हम मात्रा एक्सिस कह सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर मात्रा लिखा है, इसे हम कह देंगे मात्रा संतुलन, संतुलन मात्रा, संतुलन मात्रा। और E, बिंदु E से हम अगर हम लेफ्ट कीमत की ओर जाएंगे, कीमत एक्सिस की ओर जाएंगे, प्राइस एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो हम यहाँ पे P लिख लेते हैं, मात्रा को Q लिखा जा सकता है। तो इस बिंदु पर जहाँ पे P लिखा हुआ है, यानी OP जो वैल्यू है, इसको हम संतुलन कीमत कहेंगे, संतुलन कीमत। OP संतुलन कीमत है, OQ संतुलन मात्रा है, और बिंदु E जो है ये हमारे बाजार संतुलन को शो करता है। ठीक है। तो बाजार संतुलन को परिभाषित कीजिए प्रश्न है, तो आप लिखेंगे कि जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति, किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति बराबर होते हैं, उसी बिंदु को हम बाजार संतुलन कहते हैं। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है निवल अप्रत्यक्ष कर, विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय, मूल्यह्रास, या उपरोक्त में कोई भी नहीं। देखते हैं, सबसे पहले हम सकल घरेलू उत्पाद की जो कंसेप्ट है इसको समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए हमारे पास जो कंसेप्ट हैं, एक होता है सकल घरेलू उत्पाद, एक होता है निव्वल घरेलू उत्पाद, एक होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और एक होता है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। ये चार कंसेप्ट होते हैं और ये चारों के जो है दो दो भाग और होते हैं सभी के, है ना। दो दो क्या होते हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर, सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, इसी प्रकार जो निव्वल घरेलू उत्पाद है ये भी बाजार मूल्य पर होगा या फिर साधन लागत पर होगा। और जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है यह भी बाजार मूल्य पर हो सकता है या साधन लागत पर हो सकता है। और जो निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद है यह भी बाजार लागत और साधन लागत दोनों पर हो सकता है, दोनों में किसी एक पर होगा, कहने का मतलब यह है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो घरेलू उत्पाद या जो उत्पाद की जो अवधारणाएं हैं या राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं वो 8 प्रकार की हैं। एक सकल घरेलू उत्पाद और इसके दो प्रकार हम कह सकते हैं, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। दूसरा है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। फिर एक कंसेप्ट है बाजार मूल्य पर निव्वल घरेलू उत्पाद। दूसरा है साधन लागत पर निव्वल घरेलू उत्पाद। तो 1 2 3 4 कंसेप्ट हो गए। ऐसे ही बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, 6 कंसेप्ट हो गए। बाजार मूल्य पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इस तरीके से हमारे जो जो नेशनल इनकम से जो रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स इनको कहा जाता है, ये 8 प्रकार के होते हैं। हमारा क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद हमने यहाँ पे लिखा है, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, निव्वल घरेलू उत्पाद की बात नहीं हो रही है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात भी नहीं हो रही है, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद की बात भी नहीं हो रही है। सिर्फ बात किसकी हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद की। सकल घरेलू उत्पाद में दो तरह के कंसेप्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक बाजार मूल्य पर और दूसरा साधन लागत पर। अब इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि ये बाजार मूल्य पर कह रहा है या फिर साधन लागत पर। हम इसकी बात करते हैं, देखिए क्या क्या डिफरेंस है या कैसे हम इसको आंसर करेंगे, ठीक है। अब हम पहले लेते हैं बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को मैं जीडीपी लिख लेता हूँ, जीडीपी, बाजार मूल्य पर जीडीपी, ठीक है। इसमें क्या शामिल नहीं होता है, देखिए जो जो सकल मूल्य पर जीडीपी होता है, यानी जो मार्केट प्राइस होती है, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होते हैं, इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। और विदेशों से प्राप्त निव्वल साधन आय ये शामिल नहीं होती है, ये शामिल होता है। और जो मूल्य ह्रास है, मूल्य ह्रास भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। अब क्या शामिल नहीं होता है, इसके अनुसार विदेशों से प्राप्त निव्वल साधन आय बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है पॉइंट 2, अल्टरनेट 2, ठीक है। जो विकल्प है, जो चॉइस है हमारी सेकंड, ये हमारा सही उत्तर होता है, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दो तो शामिल होते ही हैं, एक शामिल नहीं होता है।
इसको हम दूसरे कंसेप्ट पे भी देख लेते हैं। सकल बाजार मूल्य की बजाय साधन लागत पर, साधन लागत पर जीडीपी। जो साधन लागत पर जीडीपी होता है, इसमें विदेशों से प्राप्त निव्वल साधन आय शामिल नहीं होती है। निव्वल अप्रत्यक्ष कर भी इसमें शामिल नहीं होता। देखिए जो निव्वल अप्रत्यक्ष कर है, ये वास्तव में बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, इसका जो डिफरेंस है उसी के बराबर जो है निव्वल अप्रत्यक्ष कर होता है। जब हम एफसी की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मार्केट प्राइस में से एनआईटी को घटा देते हैं, है ना। एनआईटी को जब हटा देंगे तो एफसी आ जाएगी, यानी एनआईटी यानी निव्वल अप्रत्यक्ष कर है जो, ये साधन लागत में शामिल नहीं होता है। अगर प्रश्न ये होता कि साधन लागत पर जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है, तो निव्वल अप्रत्यक्ष कर को भी शामिल नहीं किया जाता है और विदेशों से प्राप्त निव्वल साधन आय को शामिल तो इसको तो नहीं ही करते हैं। तो यहाँ पर दो विकल्प हमारे हो जाते, मूल्यह्रास तो शामिल होता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये भी जो है ये भी हमारा सही विकल्प नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हमारे दो विकल्प सही हो जाते, तो हम थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न बनाने में थोड़ी गलती हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है, यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए था बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। इस कंडीशन में अगर प्रश्न होता तो हमारा जो विकल्प होता वो दूसरा सही होता, दूसरा विकल्प जो है हमारा सही उत्तर होता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मौद्रिक प्रणाली के नियंत्रण और प्रबंधन का कार्य करता है। मौद्रिक प्रणाली के नियंत्रण और प्रबंधन का कार्य कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है, बिल्कुल सही उत्तर है। व्यावसायिक बैंक करता है? नहीं। रिजर्व बैंक करता। देखिए ये प्रश्न बहुत चालाकी से दिया गया है। ये जो विकल्प है रिजर्व बैंक, कई बच्चे पूछ के दूसरों से सुन के जो है लिखते ना आंसर, तो किसी ने कह दिया रिजर्व बैंक अगर कह दे कोई, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय बैंक है भारत का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो सुनने में गड़बड़ होगी या रिजर्व को रिवर कह दिया या पढ़ने में जल्दीबाजी कर दी, तो ये शायद इसीलिए विकल्प दिया गया होगा। रिवर बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, है ना। रिवर बैंक कोई बैंक नहीं होता है, ये होता है नदी का किनारा। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बैंक की बात कर रहे हैं जहाँ जो बैंकिंग मुद्रा के व्यवसाय से संबंधित है। तो व्यावसायिक बैंक मुद्रा प्रणाली का नियंत्रण नहीं करता, इसका प्रबंधन का कार्य नहीं करता है। कोऑपरेटिव बैंक भी इसका मौद्रिक प्रणाली के नियंत्रण प्रबंधन का कार्य नहीं करता है। विकल्प 3 तो गलत है ही, तो सही उत्तर है केंद्रीय बैंक। और यहाँ पर अगर आरबीआई लिखा होगा तब भी सही उत्तर कहा जा सकता है भारत के संदर्भ में। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न। समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होने की स्थिति को कहते हैं। समग्र मांग को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, और समग्र पूर्ति को कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई है और समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड है। समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होने की स्थिति, यानी समग्र मांग कम है, AD लेस देन AS। ठीक है, तो इसमें अब अधिक देखिए, यहाँ पर है मांग आधिक्य। मांग आधिक्य का मतलब है मांग अधिक, आधिक्य का मतलब ही अधिक से, है ना। मांग अधिक होने की स्थिति को हम मांग आधिक्य कहते हैं। और प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी मांग अधिक नहीं है बल्कि कम है। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा गलत हो गया। दूसरा है पूर्ति आधिक्य, यानी पूर्ति अधिक हो गई है, तो ये बात सही है, तो इसको हम पूर्ति आधिक्य कहते हैं। उपरोक्त दोनों सही नहीं है, गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है, तो सही उत्तर हो गया हमारा पूर्ति आधिक्य। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अनुपात डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई को क्या कहते हैं? जो आय निर्धारण वाला चैप्टर है, रोजगार और आय के सिद्धांत, उससे संबंधित ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है। देखिए जो सी, यहाँ पर सी का मतलब है उपभोग, ठीक है, और वाई का मतलब है राष्ट्रीय आय।
अगर लिखा है डेल्टा सी, तो डेल्टा सी का मतलब है उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन। इसी प्रकार अगर डेल्टा वाई लिखा है तो इसका मतलब है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है सी डिवाइडेड बाय वाई, तो इसका मतलब है, इसको हम कहेंगे औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। अगर लिखा है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, तो इसका मतलब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, क्योंकि सी का मतलब उपभोग से है। ठीक है। अब जो भी आय होती है, राष्ट्रीय आय होती है, उसके दो डेस्टिनेशन होते हैं, दो गंतव्य होते हैं, या तो वो उपभोग हो जाएगा या फिर वो बचत हो जाएगी, है ना। उपभोग, सी फॉर उपभोग, एस फॉर सेविंग, एस बराबर है बचत। राष्ट्रीय आय अगर 100 है, 100 में से अगर 80 रुपये उपभोग हो रहे हैं तो 20 रुपये बचत हो रही है, इसका मतलब हम ये मान लेते हैं। ठीक है। तो अब जो s है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर कहीं पे s डिवाइडेड बाय y लिखा है तो इसको हम लिखेंगे औसत, s का मतलब बचत है तो बचत प्रवृत्ति हो जाएगा। और अगर कहीं पे लिखा है डेल्टा s ओवर डेल्टा y, तो इसका मतलब होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए क्या क्या ऑप्शन है। सीमांत बचत प्रवृत्ति, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई सीमांत बचत प्रवृत्ति हमने यहाँ लिखा है। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई होती है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। औसत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति का मतलब है एस ओवर वाई, यानी एस डिवाइडेड बाय वाई, तो ये भी गलत हो गया। औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति है सी डिवाइडेड बाई, प्रश्न है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, तो ये भी गलत हो गया। सीमांत बचत प्रवृत्ति है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, है ना। तो डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। ये हमारा चौथा जो विकल्प है यह सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय का जो कंसेप्ट अभी हमने बात की थी, राष्ट्रीय आय के टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। तो हम जो साधन लागत पर उन 8 में से किसी को भी राष्ट्रीय आय कहा जा सकता है, लेकिन जो टेक्निकली जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम होती है, वो होती है साधन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, साधन लागत पर जीडीपी, जीडीपी नहीं, एनडीपी, निव्वल घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त निव्वल साधन आय, NFIA लिखा जाता है इसको। इसको हम लिखेंगे विदेशों से प्राप्त निव्वल साधन आय, है ना। NFIA का ये मतलब है। तो इस योग को, इसको हम कहेंगे साधन लागत पर निव्वल घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त निव्वल साधन आय के योग को राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है। अब साधन, इसमें क्या शामिल नहीं होता है, इसमें निव्वल अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है, इसमें मूल्यह्रास भी शामिल नहीं है, उसे घटा दिया हमने। ठीक है। और घरेलू उत्पाद तो खैर शामिल है। तो इस तरीके से आप इस राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक वर्ष में किसी
देश के साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। टेक्निकली राष्ट्रीय आय इसे ही क्या कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, या जो 8 कंसेप्ट की हम बात कर रहे थे, उन 8 में से कोई भी परिभाषा लिखेंगे तो वो लगभग सही मानी जाती है। लेकिन जो एग्जैक्ट जो परिभाषा है राष्ट्रीय आय की, वो यही होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला, अवस्फीतिक अंतराल से किसे कहते हैं? अवस्फीतिक अंतराल से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये क्या है, जब अर्थव्यवस्था में पूर्ति आधिक्य हो जाता है ना, पूर्ति आधिक्य की स्थिति हो जाती है। पूर्ति आधिक्य का मतलब है कि समग्र पूर्ति अधिक हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई अधिक हो जाती है एग्रीगेट डिमांड से, है ना। तो डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो सामान्य कीमत स्तर होता है वो गिरने लगता है, सामान्य कीमत स्तर में कमी आ जाती है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मंदी आ जाती है, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, ठीक है। तो इस मंदी की स्थिति की वजह से बैलेंस नहीं, इक्विलिब्रियम, अर्थव्यवस्था का संतुलन होता है, अर्थव्यवस्था के संतुलन की स्थिति, यानी एग्रीगेट सप्लाई बराबर एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए, है ना। इसको हम अर्थव्यवस्था के संतुलन की स्थिति कहते हैं। और वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति है एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो गई है एग्रीगेट डिमांड से, के बीच एक अंतराल बन जाता है, के बीच अंतराल या गैप बन जाता है। इसी गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप या अवस्फीतिक अंतराल कहते हैं। के बीच अंतराल को अवस्फीतिक अंतराल कहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न होगा, ठीक है। हाँ, अवस्फीतिक अंतराल जो ये प्रश्न है, ये पूर्ण रोजगार की स्थिति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम पूर्ण रोजगार को समझते हैं। पूर्ण रोजगार क्या होता है? पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी साधन, सिर्फ श्रम की ही बात नहीं करेंगे हम, सामान्यतः रोजगार की बात करते हैं तो लोगों को मिलने वाले रोजगार की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में पूर्ण रोजगार का मतलब सिर्फ इंसानों को, लोगों को मिलने वाला रोजगार नहीं है, बल्कि उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं सभी का अधिकतम विदोहन किया जा रहा होता है या उनकी क्षमता के अनुसार उपयोग किया जा रहा होता है। उसी को हम पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। मुफ्तखोरी की समस्या से आप क्या समझते हैं? देखिए, मुफ्तखोरी की समस्या का संबंध सार्वजनिक वस्तु से है, यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जो मुफ्तखोरी की समस्या है यह सार्वजनिक वस्तुओं से जुड़ी रहती है, ठीक है। सार्वजनिक वस्तुओं से क्यों जुड़ी है? सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका कोई एक उपभोक्ता या कोई निश्चित उपभोक्ता नहीं होता है, ठीक है। जब कोई निश्चित उपभोक्ता नहीं होता है तो उसकी कीमत वसूलनी भी मुश्किल होती है। निश्चित उपभोक्ता नहीं होता है, किसका नहीं होता है? सार्वजनिक वस्तु का नहीं होता है, ठीक है। जब सार्वजनिक वस्तु, मुफ्तखोरी की समस्या सार्वजनिक वस्तुओं से जुड़ी हुई समस्या है। सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका कोई निश्चित उपभोक्ता नहीं होता है, और जब निश्चित उपभोक्ता नहीं होता है तो किसी
उपभोक्ता से कीमत वसूलना भी मुश्किल संभव नहीं होता है। किसी उपभोक्ता से सार्वजनिक वस्तु की कीमत वसूल कर पाना मुश्किल होता है या असंभव होता है। ठीक है, तो यही जो है मुफ्तखोरी की समस्या है, यानी ऐसी वस्तु मुफ्त में उपलब्ध करानी पड़ती हैं। आप जो पार्क हैं घरों के आसपास बने हुए, या फिर जंगल है, जो जंगल से मिलने वाली साफ हवा है ना, साफ पानी अगर कहीं मिल रहा है बिना कीमत के, तो ऐसे जैसे नदी अगर आपके घर के पास से बह रही हो कोई और साफ़ सुथरी नदी हो, तो उसकी जो पानी मिल रहा है वो मुफ्त में सबको मिल रहा है ना। और जब मुफ्त में सबको मिल रहा है, जो भी वहाँ पर आएगा, आप उससे उस पानी की कीमत वसूल करना संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर मुफ्तखोरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी विनिमय बाजार क्या है? देखिए, विदेशी विनिमय की जब भी बात होगी तो विदेशी विनिमय को हम विदेशी मुद्रा ही मानेंगे। ठीक है, विदेशी विनिमय का मतलब है विदेशी मुद्रा। अब विदेशी मुद्रा की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? हमने अपने पिछले जो हमारा जो पिछला जो वीडियो था उसमें भी इसकी बात हुई थी, हम एक बार फिर से इसकी बात करते हैं। कुछ निर्यात होते हैं और कुछ आयात होते हैं। निर्यात मतलब है एक देश द्वारा विदेशों को बेचा गया सामान निर्यात होता है, और आयात का मतलब है विदेश से एक देश द्वारा खरीदा गया जो सामान है उस देश का आयात है। यानी जब हम आयात की बात कर रहे हैं तो किसी देश के आयात की बात कर रहे हैं, निर्यात की बात कर रहे हैं तो किसी देश के निर्यात की बात कर रहे हैं। मान लीजिए देश है ए और विदेश है बी। ठीक है, यहाँ पर भी हम ऐसे लिख लेते हैं, देश है ए, देश का नाम ए और विदेश का नाम बी, ऐसे लिख लेते हैं, मान लेते हैं इसको। अब देखिए होता क्या है, जब ए बी से कोई वस्तु खरीदता है, सॉरी ए बी को कोई वस्तु बेचता है, तो ए की अपनी मुद्रा है, मान लीजिए ए की मुद्रा है रुपया और बी की मुद्रा है डॉलर, मान लेते हैं इसको हम। ए निर्यात करेगा बी को और बी से क्या करेगा, निर्यात के बदले निर्यात मूल्य प्राप्त, निर्यात कीमत या निर्यात मूल्य प्राप्त करेगा। निर्यात मूल्य जो होगा वो किसी मुद्रा के रूप में होता है। तो बी से मुद्रा आएगी कहाँ, ए के पास। ठीक है, क्योंकि निर्यात किया है, ए ने बी को निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया है कुछ वस्तुओं का, और उसके बदले उसको कुछ मुद्रा प्राप्त होती है। अब मुद्रा की क्या है, मुद्रा की कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं, हम इसको देखते हैं। जो देश ए है इसकी मुद्रा है रुपया और बी की मुद्रा है डॉलर, है ना। अब जो बी ने जो सामान खरीदा है, क्योंकि बी के पास तो सिर्फ डॉलर्स हैं, तो ये डॉलर पे कर सकते हैं बी वाले, है ना। और ए क्या करेगा, ए के यहाँ डॉलर तो चलता नहीं है, यहाँ डॉलर नहीं चलता है, नहीं चलता तो क्या करेगा, इसको रुपया चाहिए। तो ए और बी के बीच में क्या होता है, एक करेंसी का जो है एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं करना चाहिए, मतलब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो व्यापार को रोक सकती है, जो निर्यात को रोक सकती है, क्योंकि ए को मुद्रा चाहिए रुपये के रूप में और बी के पास मुद्रा है डॉलर के रूप में। ऐसा ही मामला जो है आयात के मामले में भी होता है। ए रुपया देगा किसको, बी को, आयात के बदले में, है ना। और बी को जो है, बी के यहाँ डॉलर चलता है तो ये रुपया लेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक नए बाजार की जरूरत पड़ती है। एक नया बाजार, ऐसे बाजार की जरूरत पड़ती है जहां इस मुद्रा को खरीदना बेचना पड़ता है। हम फिर से निर्यात का उदाहरण ले रहे हैं। बी के पास डॉलर है, इसने ए से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं, अब ये डॉलर पे कर रहा है ए को, है ना। अब ए को डॉलर नहीं चाहिए, ए को रुपया चाहिए, क्योंकि उसके ए में जो है रुपया ही चलता है, डॉलर तो चलता नहीं, उसके लिए डॉलर यूजलेस करेंसी है, यूजलेस गुड्स है। तो बी क्या करेगा, बी जाएगा बाजार में और इसको देगा डॉलर। ठीक, डॉलर के बदले बाजार से कहेगा भी मुझे जो है इतने डॉलर मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे इतना रुपया दे दो, और फिर ये इस रुपये को पे कर देगा ए को।
तो एक तरीके से जो विदेशी मुद्रा में जो व्यापार करने में विदेशी मुद्रा की जो अलग अलग मुद्राओं की वजह से कठिनाई आ रही थी वो हल हो जाती है। ठीक है, तो विदेशी विनिमय बाजार क्या है? विदेशी विनिमय बाजार वास्तव में विदेशी मुद्रा का ही बाजार होता है। हम कह सकते हैं जिस बाजार में विदेशी मुद्रा का लेन देन होता है या जिस बाजार में दो देशों की मुद्राओं का आपस में लेन देन होता है, व्यापार होता है, उसको हम विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो विदेशी विनिमय बाजार का कार्य करता है। भारत में जो विदेशी विनिमय बाजार है वो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का रिजर्व बैंक है। ठीक है, ये बात अलग है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ दूसरे बैंकों को विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने का अधिकार दे देता है, अथॉरिटी दे देता है, कुछ लोगों को भी दे देता है। ये मामला थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लेकिन इसकी अथॉरिटी जो है किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के पास ही होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए शायद। देखते हैं आगे कुछ और बचा है। आप पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से इनके नोट्स लीजिए। हम इन क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं।